हेलो एवरीवन, दिस इज रूबी। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का इंपॉर्टेंट होगा 22 जून का। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है हमारी कंट्री की। कहाँ पे? यूएन में, यूनाइटेड नेशन में। तो सीनियर डिप्लोमेट जिनका नाम है रुचिरा कंबोज, तो करंटली इंडियन एम्बेसडर हैं ये भूटान में। तो अभी इनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस एट न्यूयॉर्क। तो इनके द्वारा सक्सीड किसको किया गया है? टीएस त्रिमूर्ति जी को, जो इंडियन एम्बेसडर हैं टू द यूनाइटेड नेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा रुचिरा कंबोज को यहाँ पे जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला गया और इनकी जो असाइनमेंट है शॉर्टली यहाँ पे यानी कि अपनी पोजीशन पे ये रहेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है एक डेजर्ट के बारे में जिसको यहाँ पे थैरी डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो थैरी डेजर्ट आखिर कहाँ पे है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे थैरी डेजर्ट जो है यहाँ पे अभी डिबेट डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इस डेजर्ट को लेके, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो रोल है साउथ वेस्ट मानसूनल विंड्स का, वो काफ़ी ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो स्मॉल डेजर्ट है ये, कहाँ पे सिचुएटेड है? तमिलनाडु में है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थैरी डेजर्ट आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि राजस्थान में है या फिर इजिप्ट वाले एरिया में है। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको ऑप्शंस देके कंफ्यूज किया जा सकता है। तो थैरी डेजर्ट जो है हमारी कंट्री का जो सदर्न स्टेट है तमिलनाडु, वहाँ पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे रेड सैंड डून्स रहते हैं। डून्स क्या होते हैं? ठीक है, डून्स जैसे जैसे मिट्टी के ये पहाड़ बने होते हैं ना, दैट इज़ द डून्स। क्लियर? तो ये डून्स जो हैं रेड सैंड डून्स एंड कन्फाइन किया गया थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो रेड डून्स जो है इनको थैरी भी बोला जाता है इन तमिल में। तो इसमें कंसिस्ट अगर कंसिस्टेंस की बात करें तो सेडिमेंट्स जो हैं यहाँ पे क्वाटरनरी पीरियड बिगिन 2.6 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि बहुत ज़्यादा पुराने सेडिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बोला जाए तो मैरीन डिपॉजिट्स भी है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है तो उसी से रिलेटेड आप यहाँ पे डिपॉजिट्स जो है मैरीन डिपॉजिट दे सकते हैं, उससे बनाइए। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो वाटर है, न्यूट्रिएंट्स की कैपेसिटी जो है रिटेंशन है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो मिनरल कंपोजिशन ऑफ थैरी में, तो पेट्रोग्राफिकल स्टडी यहाँ पे जो की गई है, पेट्रोग्राफी इज ए स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो पेट्रोग्राफी स्टडी क्या होती है कि जो कंपोजिशन है एंड प्रॉपर्टीज जो है रॉक्स की, उसके बारे में यहाँ पे स्टडी की जाती है। तो एक्सरे जो है डिफ्रैक्शन एनालाइज किया गया, ये मेथड जो यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए जो मटीरियल है क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर का। तो रेड सैंड डून्स जो हैं ये प्रेजेंस है, इसमें हैवी एंड लाइट मटेरियल रहता है, जैसे जैसे इमैनाइट, मैग्नेटाइट, रूटाइल, गैनेट, जिरकॉन, डायोप्साइड, ट्रोमेलाइन, हेमेटाइट, जियोथाइट, काइनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पेयर एंड बायोटाइट। तो ये इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। ये आयरन रिच है क्योंकि रेड है, रेड सैंड है तो आयरन तो होगा ही होगा। तो आयरन रिच हैवी मिनरल्स जो पाए जाते हैं जैसे इमेनाइट, मैग्नेटाइट, गार्नेट एंड हाइपरसेथिन एंड रूटाइट जो प्रेजेंट है सॉइल में। इसके अलावा यहाँ पे सॉइल सरफेस आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि जो जैसे डून्स क्या होते हैं, डून्स बताने की यहाँ पे बेसिकली मेरा पर्पस है कि जो पहाड़ बने होते हैं किसके? मिट्टी के। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है डून्स का नियर थिरुचेंदूर जो कोस्टल टाउन है थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट, जो रेड कलर का आपको देखने को मिलता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो तमिलनाडु आप देख सकते हैं कि सदर्न स्टेट है हमारी कंट्री का, जो सिचुएटेड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है तमिलनाडु। तो इसको स्टेट बाउंड्रीज टच करती है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे हाई कोर्ट के द्वारा भी स्टे लगाया गया है सस्पेंशन का, जो राजस्थान वुमेन सरपंच है। आखिर क्या क्या प्रोविजन है सरपंच को सस्पेंड करने के, किसके पास पावर है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 73rd आपको पता है पंचायती राज के लिए एंड 74 जो है म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स रहेंगे गवर्नेंस के भी, तो उसमें इस टॉपिक में आपको देखने को मिलती हैं सारी चीज़ें। तो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा भी स्टेट सस्पेंशन लाया गया है जो ऑर्डर अगेंस्ट था वुमेन सरपंच की, एंड इशू किए गए नोटिस टू मिनिस्टर एंड एमएलए स्टेट फॉर इनिशिएटिंग ऑफ द एक्शन अगेंस्ट हर, यानी कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। तो राजस्थान पंचायत राज एक्ट 1994 प्रोविजन से रिलेटेड यहाँ पे सरपंच को रिमूव किया जा सकता है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अभी ऑर्डर
यहाँ पे जो है दिया गया है राइटिंग में, यानी कि नोटिस दिया गया है कि जो यहाँ पे इंक्वायरी बिठाई जाए, स्पेशली रिमूव करने की यहाँ पे बात की जा रही है मेंबर, इंक्लूडिंग जैसे चेयरपर्सन हो गया, डिप्टी चेयरपर्सन हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। तो किस किस बिहाफ पे इसको, यानी कि क्या क्या ऐसे प्रोविजंस हैं, या फिर किस किस वजह से किसी भी पंचायती मेंबर को उसके पोजीशन से हटाया जा सकता है। जैसे इनकैपेबल, या फिर अपनी ड्यूटी सही तरीके से वो नहीं कर रहा है, मिसबिहेवियर कर रहा है, गिल्टी पाया गया है किसी चीज़ में, तो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो सही तरीके से नहीं कर रहा है। एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सस्पेंड कर सकती है किसी भी मेंबर को, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन हो, चाहे वो डिप्टी चेयरपर्सन हो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, अगेंस्ट होम। तो इंक्वायरी बिठाई जा सकती है, एंड अगेंस्ट होम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, अगर कोई भी अगर क्राइम किया गया है उसके द्वारा, ऑफेंस जो है, तो मोरल ट्रेपिट्यूड की बात करें तो पेंडिंग ट्रायल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से ये सारी चीज़ें चलेंगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने इसी से रिलेटेड कि विद रेफरेंस टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पंचायत शैल बी रेफर टू सच अथॉरिटी एज अ स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकंड है सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द preparation of electoral rolls and conduct of all elections to the panchayat shall be vested in the election commission of india। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो इसका ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नेदर 1 नॉट 2। इसके अलावा हम लोग ये देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। तो ये क्या करता है, फाउंडेशन जो रहता है प्रोवाइड करवाता है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग ग्राउंड लेवल पे लोकल लीडरशिप एंड लोकल पीपल की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है और सजेशन करने का काम करता है कि बेटर सोल्यूशन मिल सके। एनकरेज करता है सेल्फ हेल्प एंड वॉलेंट्री सर्विसेज एंड सेफ एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट जो है ऑर्डिनरी पीपल के पास जाती है और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुना जाता है इसके चलते। एंड जो बर्डन है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का वो भी कम होता है अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हम लोग बात करें तो। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है आरबीआई के द्वारा स्टडी की गई है। तो रिसेंटली ही आरबीआई की स्टडी में पाया गया है कि 5 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे हाईली स्ट्रेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो जीडीपी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो 5 स्टेट ऐसी है जैसे बिहार, केरला, पंजाब, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। जैसे पंजाब हो गया, पंजाब की जो जीडीपी है, जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, 1 ईयर में कितना प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो एक्सीड हुआ है 45% इन 2026-27 तक एक्सीड होने की यहाँ पे बात की जा रही है पंजाब में। राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये 35% एक्सीड होगी रेशो जीडीपी की 2026 से 27 तक। तो यहाँ पे नीड अंडरटेक करने की जो करेक्टिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ताकि इसको स्टेबलाइज किया जा सके जो डेब्ट लेवल है। क्लियर? तो 10 स्टेट्स हैं जहाँ पे अकाउंट किया गया हाफ ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन इंडिया, जैसे पंजाब, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि आखिर यहाँ पे डिटोरेशन इन स्टेट, रीज़न क्या है इसका फिजिकल डिटोरेशन का। तो यहाँ पे जो टारगेट जो सेट किए गए थे 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा वो कम ही कवर अप हो पाए, क्योंकि कोविड-19 के दौरान काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फॉल डाउन हुआ टैक्स रेवेन्यू का, वोलेटाइल की बात करें नॉन टैक्स रेवेन्यू की, हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा एंड डिस्कॉम्स जो है उसका भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। तो इमीडिएट इम्पैक्ट किसका पड़ा, तो कोविड-19 का। हाई एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ और रेवेन्यू जो था वो काफ़ी ज़्यादा कम था, यानी कि खर्चा ज़्यादा हुआ, रेवेन्यू कम जनरेट हुआ, तो मिस बैलेंसिंग होगी स्टेट फाइनेंस की जो चीज़ें हैं। इम्पैक्ट हुआ रशिया और यूक्रेन वॉर का, तो इससे क्या हुआ, ऑयल की जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए एंड स्टेट्स टू कट ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम, दस फर्दर इम्पैक्टिंग देयर रेवेन्यू। क्लियर? उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फाइनेंशियल जो बजट मैनेजमेंट एक्ट है, ठीक है। तो फाइनेंशियल रेगुलेटिंग बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। तो एम क्या है इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का कि यहाँ पे स्टेबिलिटी बना के रखना, मैनेज करके रखना लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे फिजिकल लिमिट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे लिमिट सेट की जाती हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डेब्ट एंड डेफिसिट को लेके। तो यहाँ पे स्टेट एंड सिंस एनेक्टिंग देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन, तो 3% जो
ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, जीएसडीपी यानी कि ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एनुअल जो बजट डेफिशिट है, ठीक है, तो क्या क्या जो चीज़ें चेंज हो रही हैं या कैसे हम लोगों ने मैनेज टेबल करके चलना है, तो बेसिकली में एम इसका है। तो इसके जो चेयरपर्सन है वो एन के सिंह है। एन के सिंह कमेटी के द्वारा 2016 में रिकमेंडेशन दी गई थी कि जीडीपी रेशियो शुड बी 7% फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो टुगेदर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ये अभी जो है रखी गई है। तो फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 फिजिकल डेफिसिट शुड बी 2.5% ऑफ द जीडीपी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि अदर लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं जो सजेस्ट किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि हम लोगों को ज़रूरत है बेस्ट प्रैक्टिसेस की। अदर स्टेट्स भी यहाँ पे जो है कवर अप करके चले, स्पेशली जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जो क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाए ताकि फार्मर्स को भी कोई दिक्कत ना हो। डिस्करेज की जा रही है यहाँ पे मोर पैडी एंड वीट कल्टिवेशन एंड फोकस किया जा रहा है पल्सेस एंड ऑयल सीड्स के ऊपर। तो फोकस ऑन स्लम्स रीडेवलपमेंट, जो स्लम एरिया उसको रीडेवलप करना है, क्लस्टर डेवलपमेंट करना है। एडवांस अर्बन अर्बन जो प्लानिंग है टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ को लेके अर्बन डेवलपमेंट करना है, ट्रांजिट कॉरिडोर एंड फोकस करना है क्वालिटी ऑफ देयर टीचर्स, यानी कि टीचर्स की जो क्वालिटी है उस पर फोकस करके चलना है ताकि जो वैकेंसीज है आज के टाइम में जो खाली पड़ी हुई हैं उसको जल्द से जल्द भरा जाए एंड यहाँ पे ट्रेन किया जाए, टीचर्स को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाए एंड जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है स्पेशली उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाए टीचर्स को। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं फाइनेंस कमीशंस के बारे में। तो आज के टाइम में 15 फाइनेंस कमीशन है जिसके चेयरपर्सन है एन के सिंह है। 14th फाइनेंस कमीशन कौन थे, डॉक्टर वाई वी रेड्डी थे। एंड 13th फाइनेंस कमीशन विजय एल केलकर। तो ये लास्ट 3 आप लोगों को याद रखने हैं। और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कौन थे, के सी नेगी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। एंड सेकंड थे के संथानाम। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोगों के माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे बात की जा रही है 14th फाइनेंस कमीशन की, इनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी। तो ये आप लोगों को बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यूपीएससी के द्वारा 2015 में इसको पूछा गया। इसमें बात की जा रही है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि इंक्रीज़ किया गया शेयर स्टेट्स का एंड सेंट्रल डिविजिबल पूल फ्रॉम 32% टू 42%। सेकंड स्टेटमेंट है कि रिकमेंडेशंस जो दी गई है कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी सेकंड ओनली, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नेदर 1 नो 2। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन 22 जून का। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।